गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। इससे पहले गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग बेटा। चैप्टर नंबर 17 में हमने आपका पेज नंबर 213 ये ऑलरेडी आपको डिस्कस किया गया है, यानी पेज नंबर 213 तक किया गया है। और कहां से हमने डिस्कस किया? आपका चैप्टर जो स्टार्ट है फ्रॉम पेज नंबर यस बेटा, ये आपका चैप्टर नंबर 17 है, फॉरेस्ट आवर लाइफलाइन, जिसमें हमने पेज नंबर, यहाँ पे पेज नंबर नहीं शो किया गया है बट 207 और 206 ये साइड में दिखाया गया होगा। 206 टू 214 इतना आपका ऑलरेडी पहले की क्लासेस में डिस्कस किया गया है। अब उसी के फर्दर पॉइंट यानी जो उसके आगे के पॉइंट्स होंगे उन्हें हमें डिस्कस करना। ओके, चलिए बिना देरी किए हुए आपका क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहे हैं, आफ्टर लिसनिंग टू दिस बुझो नोटेड इन हिज नोटबुक बाय हार्बरिंग greater variety of plant the forest provide a greater opportunities for food and habitat for the herbivores। ठीक है, यानी ये जान देख कर कि बुझो और तमाम सारे जो उनके साथी लोग गए हैं जंगल घूमने, ठीक है, जो बच्चे घूमे वो सब जंगलों में घूमकर एक चीज तो जान गए कि जंगलों में विविध प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। और यही पेड़ पौधे जो नन्हे पौधे या बड़े पौधे होते हैं, ये जो उसमें रह रहे हर्बीवोर्स होते हैं यानी तृणभोजी जीव होते हैं, ठीक है, उनके लिए भोजन का काम करता है। इस प्रकार एक प्रकार से जो जंगल होते हैं हर्बीवोर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटीज देता है, एक अवसर प्रदान करता है किस चीज के लिए? भोजन के लिए और शरण के लिए, हैबिटेट यानी उनको निवास देता है, निवास स्थान के लिए मतलब निवास देता है, और इसके अलावा भोजन प्रोवाइड कराता है। लार्जर नंबर ऑफ हर्बीवोर्स मींस इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ फूड फॉर अ वैरायटी ऑफ कार्निवोर्स होगा शायद। यस बेटा, कह रहे हैं लार्जर नंबर ऑफ हर्बीवोर्स means increased availability of food for a variety of carnivores। yes बेटा, कहने का मतलब ये जितने ज्यादा हर्बीवोर्स होंगे, अधिक संख्या में हर्बीवोर्स वहां पे सरवाइव करते हैं, उनके मतलब उसके अकॉर्डिंग वहां पे एटमॉस्फेयर होता है, सुटेबल एनवायरनमेंट होता है, वो पा जाते हैं, तो जिसके कारण उनकी संख्या अधिक होती है जंगलों में तृणभोजियों की। ठीक है, जितने ज्यादा नंबर में तृणभोजी होंगे यानी हर्बीवोर्स होंगे, उतने ही ज्यादा में कार्निवोर्स के लिए भोजन उतनी ही मात्रा में उपलब्ध होगा। क्योंकि कार्निवोर्स क्या करते हैं? ईट टू हॉर्बीवोर्स, यानी जितने हार्बीवोर्स हैं उनको खाते हैं, भाई मार कर खा जाते हैं या उनके मांस को खाते हैं। ठीक है, यही तो होता है। यस सर, यस सर। कार्निवोर्स मींस क्या होता है? मांसाहारी, जो मांस दूसरे जीव जंतुओं को मारकर खा जाते हैं, ऐसे जीवों को हम कार्निवोर्स बोलते हैं। इन्होंने कहा द वैरायटी ऑफ एनिमल्स हेल्प द फॉरेस्ट टू रीजनरेट एंड ग्रो, डिकम्पोजर्स हेल्प इन मेंटेनिंग सप्लाई ऑफ nutrients to growing plants in the forest. Therefore the forest is a dynamic living entity। देखिए इन्होंने कहा help the forest to regenerate and grow wide variety of animals। विविध प्रकार के जो जंतु जंगल में होते हैं, उससे क्या हमने पहले बताया था, ये क्या करते हैं? ये जंगल को इंक्रीज करने में यानी वनों के क्षेत्र को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। वो कैसे? इनके द्वारा जो सीड डिस्पर्सल होता है, इन्हीं के द्वारा जो बीजों का बिखराव हो जाता है, उनके शरीर में चिपक कर वो क्लिंग कर जाते हैं, या खाते पीते एक स्थान से दूसरे स्थान पर फलों के बीजों को पहुंचा देते हैं, जिससे जंगल धीरे धीरे बढ़ता ही रहता है। और उन्हीं बीज से स्प्राउटेड होके क्या होते हैं? सीडलिंग से फॉर्म पे सैपलिंग की फॉर्म में आ जाते हैं। सीडलिंग होता है, देन आफ्टर क्या होता है? सैपलिंग, यानी नन्हे पौधे का रूप ले लेते हैं, और वही पौधे फिर एक बड़े पेड़ का रूप ले लेते हैं। इस तरह से जंगल बढ़ता रहता है। डिकम्पोजर्स हेल्प इन मेंटेनिंग द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट टू द ग्रोइंग प्लांट इन द फॉरेस्ट। और जो डिकम्पोजर की हमने पहले इससे पहले की इसी चैप्टर में पढ़ा, डिकम्पोजर क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? ये जो न्यूट्रिएंट्स होता है या जो मिनरल्स होते हैं उसको रिलीज करते हैं अगेन इनटू द सॉइल। किसके न्यूट्रिएंट्स? जो डेड और डिकेइंग पार्ट्स होते हैं ऑफ एनिमल्स और
प्लांट्स, उनके न्यूट्रिएंट्स को वेस्ट नहीं होने देते और उन न्यूट्रिएंट्स को रिलीज कर देते हैं डिकम्पोज करके इनटू द सॉइल अगेन। ओके, सो Yes, sir. therefore the forest is a dynamic living entity, यानी आप जानते हो जो जंगल होते हैं एक बहुत बड़ा साम्राज्य होता है, सदियों का एक बहुत बड़ा साम्राज्य होता है, इसमें फुल ऑफ लाइफ एंड विटालिटी, यानी विविधता और जीवन से भरपूर होता है। यानी इस जंगल को समझना बहुत बड़ी बात है। उसमें ऐसे विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते, जंतु पाए जाते हैं जिनको अभी भी जानते ही नहीं लोग, है ना, क्या है एग्जैक्टली यही नहीं सोच पा रहे हैं उसको। मतलब हम जान तो हमने बहुत कुछ लिया, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको अभी जानना रह गया है। ठीक है, यानी ये फुल ऑफ लाइफ एंड विटालिटी है। इट वाज अबाउट आफ्टरनून एंड द चिल्ड्रन वांटेड टू गो बैक। अब भाई आए कब थे ये जंगल में घूमने? मॉर्निंग में ही आए थे, अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह ही सब निकल लिए थे अपने घरों से जंगल के लिए घूमने के लिए। ठीक है, इट वाज अबाउट आफ्टरनून, अब दोपहर हो गया था। द चिल्ड्रन वांटेड टू गो बैक, अब बच्चे क्या घर की तरफ जाना चाहते थे। सही है, अब समय हो गया तो घर भी चलेंगे। टीबू सजेस्टेड अनदर रूट फॉर गोइंग बैक, व्हाइल दे वर गोइंग बैक इट स्टार्टेड रेनिंग। ठीक है, टीबू ने लोगों को, मतलब वहां का जंगल का के गांव का ही रहने वाला था, आसपास के गांव का, तो उसको जानकारी थी और भी रास्तों की, 60 रूट उसने बताया, उस रास्ते से लोग वापस लौट रहे थे, अचानक बारिश होने लगती है उन्हें। However, surprisingly, they saw that raindrops were not hitting. They were not, sorry. Yes, beta. However, surprisingly, they saw that the raindrops were not hitting the forest floor directly. लेकिन एक चीज, उस चीज को लेकर आश्चर्य में हो गए कि बारिश तो हो रही थी ऊपर, लेकिन वो जंगल में थे तो उनके ऊपर कोई भी बारिश की बूंद डायरेक्ट उन पे नहीं गिर रही थी, सीधे नहीं आकर इधर उधर पेड़ों से आ रही थी। वो क्यों? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द फॉरेस्ट कैनोपाई इंटरसेप्टेड द फ्लो ऑफ रेन ड्रॉप्स। बेटा जी, जो कैनोपाई होता है, यानी अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द ट्रीज और फॉरेस्ट, यानी जो पेड़ों के क्राउन्स होते हैं, वो क्राउन्स क्या होते हैं? कैनोपाई करते हैं पूरे क्राउन्स एक साथ। जब क्राउन्स को ट्रीट किया जाता है तो उन्हीं को कैनोपाई बोलते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट का कैनोपाई होता है। ये इंटरसेप्ट करता है, नहीं उन बारिश की बूंदों को रोकता है नीचे जाने से डायरेक्ट। बारिश की बूंदें पहले गिरती हैं तो उन्हीं की क्राउन्स पे ही गिरते हैं, पेड़ों की शाखाओं पर, पत्तियों पर ही गिरती हैं, फिर उसके बाद वो उनकी पत्तियों से, शाखाओं के द्वारा फिर नीचे आती हैं धीरे धीरे करके, है ना। Yes, sir. Uppermost layer of the forest canopy raindrops, and most of the water was coming down through the branches and the stream of the trees. Sorry, stem of the trees, not stream. वही बात जो मैंने बताया, तनों शाखाओं से होता हुआ नीचे आ जाता है, ज्यादा से ज्यादा पानी डायरेक्ट ना नीचे गिरकर। ठीक है, फ्रॉम द लीव्स इट was dripping slowly over branches of the shrubs and herbs. बड़े पेड़ होते हैं, उनकी पत्तियों पर गिरने वाली जो बारिश की बूंदें होती हैं, वहां से क्या होता है, फिर इनकी पत्तियों पे ड्रिपिंग होती है, यानी बूंद बूंद करके पत्तियों के द्वारा जो श्रब्स होते हैं और हर्ब्स होते हैं, यानी औषधीय और झाड़ियों युक्त जो पौधे होते हैं, वो उन पौधों पर ये बारिश की बूंदें बूंद बूंद करके गिरती रहती है ड्रिपिंग सिस्टम के द्वारा। बात समझ में आ रही होगी? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा लगा, मेरे सारे बच्चे ज्वाइन कर लिए हैं, चलो अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, They found that the ground was still dry. बेटा जी ये कह रहे हैं कि जो बारिश हो रही थी फिर भी जो जमीन थी, जंगल की भूमि थी, वो भी अभी भी सूखी हुई है। आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर, लगभग आधे घंटे बारिश हुई लेकिन तब भी जमीन सूखी है। द रैन नो आफ्टर अबाउट एन हाफ एन आवर द रैन स्टॉप। बेटा जी कह रहे हैं आधे घंटे बारिश होने के बाद क्या होती है, बारिश रुक जाती है। सही है। They noticed that the layer of dead leaves over the forest floor appeared wet now. अब उन्होंने देखा तो क्या, लेयर ऑफ डेड लीव्स ओवर द फॉरेस्ट फ्लोर अपीयर्ड वेट नाउ। आपने देखा था कि जो जंगल की ऊपरी सतह होती है जमीन की, यानी भूमि की, वो कैसी थी, डेंस थी, गहरे रंग में होती ना। ऐसा क्यों था, डेंस क्यों था? क्योंकि उसमें ह्यूमस था, ह्यूमस था, डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स ऑफ द लीफ, मतलब पार्ट्स ऑफ प्लांट और
एनिमल रेसिड्यू थे, सो वहां पे डेंस टेक्सचर आ रहा था, ठीक है, डेंस अपीयर होता है वहां का जो मतलब लैंड सरफेस वो कैसा डेंस फील होता है, डेंस फील या सीम होता है, ऐसा कह सकते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। They noticed that the layer of Yes, dead sir. leaves over the forest floor appeared wet now, but water did not stagnate in the forest. बेटा जी, ये इन्होंने देखा पत्तियां तो गीली हो चुकी थी, जो जमीन पे पड़ी हुई पत्तियां थी वो सब तो गीली हो चुकी थी, लेकिन पानी कहीं नहीं दिख रहा था, रुक ठहरा हुआ नहीं था। स्टैग्नेट मींस क्या हुआ, ठहरा नहीं था। डिड नॉट स्टैग्नेट इन द फॉरेस्ट, यानी जंगल में कहीं पानी ऐसा नहीं कि इकट्ठा होकर दिख रहा था, है ना। आगे इन्होंने बताया इसमें, एक तो माउस काम नहीं करता। वो जो thought that if it had rained so heavily in his town, it would have flooded the drains and roads. बुझो ने ये सोचा यदि यही बारिश हमारे कस्बे में होती तो वहां पे क्या होता है, इट हैव फ्लडेड एंड द ड्रेन्स एंड रोड्स, यानी ये नालियों और सड़कों के ऊपर से बहने लगता है पानी। जब बारिश होती है हमारे यहाँ कस्बों में तो जो नालियां बनी है, सड़क है, उसके ऊपर से होकर पानी बहने लगता है, होता ना हमारे यहाँ कस्बों में ऐसा। Yes, sir. कुछ नहीं हो रहा है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है वो भी जंगल सॉरी बुझो अब सोच रहा है इसके बारे में। व्हाट वुड हैपन इफ इट रेन्स हेवीली इन योर टाउन, कह रहे हैं बेटा जी आपसे ये क्वेश्चन आस्क किया गया है, क्या होगा यदि आपके कस्बे में भी तेज बारिश और बहुत ज्यादा बारिश हो। आप जानते हो हम लोगों के यहाँ अगर कस्बे में बारिश होती है तो हमारे भी यही दिक्कत होती है कि हमारे भी सड़कों में जगह जगह पानी ठहर जाता है, नालियों से पानी ओवरफ्लो करने लगता है, ये सब डिफिकल्टीज हमें फेस करना पड़ता है। अब बात आती है यस इन्होंने कहा Professor Ahmed told them that the forest also acts as a natural absorber of rainwater and allows it to seep. तो प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को बताया कि बेटा जी जो फॉरेस्ट होते हैं ये एक प्रकार का नेचुरल एब्जॉर्बर ऑफ रेन वाटर एंड अलाउज इट टू सीप। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो बारिश होती है और बारिश के साथ जो जल की बूंदें आती हैं नीचे या पानी आता है उसके लिए एक प्राकृतिक अवशोषक होता है ये जंगल, ठीक है, एंड अलाउज इट टू सीप, और इसको पानी सोखने के लिए अलाउ कर देता है, यानी जितने पानी को क्या सोख कर अपने अंदर जाने देता है, ठीक है। इसका पर्कुलेशन रेट अच्छा होता है, जंगल पर्कुलेट करता है, ज्यादा से ज्यादा पानी तेजी से सोखता है और ज्यादा पानी सोख लेता है। इट हेल्प्स मेंटेन द वाटर टेबल थ्रू आउट द ईयर्स, और इस तरह से जो वाटर टेबल है, वाटर टेबल क्या होता है भाई, भूमिगत जल की बात कर रहे हैं उसी को वाटर टेबल। Yes, sir. भूमिगत और जो सरफेस वाटर दोनों की बात कर रहे हैं, सतह जल की बात कर रहे हैं और भूमिगत जल, वो वाटर टेबल दोनों में आता है, ठीक है। सतह जल और भूमिगत जल यानी अंडर वाटर और सरफेस वाटर दोनों की बात की जा रही है वाटर टेबल में। इस तरह से वाटर टेबल को क्या किए रहते हैं, मेंटेन किए रहते हैं थ्रू आउट द ईयर। Forest not only help in controlling floods but also help maintain the flow of water in the streams so that we get a steady supply of water. बेटा जी कह रहे हैं फॉरेस्ट नॉट ओनली हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड बट आल्सो हेल्प मेंटेन द फ्लो ऑफ वाटर इन द स्ट्रीम्स सो दैट, बेटे ये क्या करते हैं, बाढ़ की स्थिति से तो बचाते ही हैं। बाढ़ की स्थिति क्यों नहीं आने पाती जंगलों के द्वारा, आपने देखा ना कि जो जंगल होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा बारिश की पानी को क्या करते हैं, सोख लेते हैं, और जो बचा हुआ पानी उसको फ्लो करने के लिए उतनी थोड़ा सा अवरोधक का काम करते हैं, इतनी तेजी से फ्लो नहीं करते हैं, एक ही दिशा में नहीं बहने देते हैं, बिखराव कर देते हैं, और तमाम सारे उसमें क्या रेजिस्टेंट होते हैं ना, जो पेड़ पौधे लगे होते हैं ये क्या करते हैं, एज ए रेजिस्टेंट भी काम करते हैं, यानी एक प्रकार से पानी को रोकने का काम करते हैं कि अभी इधर मत जाओ उधर, तो पानी कट कर कई दिशाओं में बहने लगती है। इस तरह से फ्लड की कंडीशंस ना के बराबर हो जाती है। बाढ़ की स्थिति एक ही दिशा में पानी जाएगी, बाढ़ क्या होता है भाई, जहां एक्सेस वाटर एक ही साथ पहुंच जाए यानी फ्लो करने लगता है वो बाढ़ की स्थिति हो जाती है। एक लेवल होता है, उस लेवल से अगर ज्यादा
वाटर फ्लो करने लगता है एक ही स्थान पे, तो वहां पे बाढ़ की स्थिति आ जाती है। ठीक है, तो जंगल क्या करते हैं, जंगल के जो पेड़ पौधे हैं, तमाम प्रकार के जो वहां पे स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो इनको एज अ रजिस्टर्ड वर्क करते हैं, अवरोधक का काम करते हैं, सिर्फ डायरेक्ट फ्लो नहीं करने पाता। तो एक कार्ड ये भी है कि इससे बाढ़ नहीं आता। ठीक है, एंड सो दैट वी गेट अ स्टेडी सप्लाई ऑफ वाटर, और धीरे धीरे यानी करके पानी की जो सप्लाई होती रहती है। ऑन द अदर हैंड, इफ ट्रीज आर नॉट प्रेजेंट, रेन हिट्स द ग्राउंड डायरेक्टली, ये भी सही है। मे फ्लड द एरिया अराउंड इट। बेटा जी कह रहे हैं अगर पेड़ ना होते तो जो बारिश होती है तो डायरेक्ट जमीन पे आती है उसकी बूंदें, और जहां होती अचानक से बारिश वहीं ही होती, तेज होती, तो वहां उस स्थान पे जहां पे बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, हो भी रही है। आप देख रहे हो आज बाढ़, Yes, जगह sir. जगह बाढ़ आ रहा है, तो इसके पीछे मेन रीजन यही है, कटिंग ऑफ ट्रीज, डिफॉरेस्टेशन, यानी वन खनन ही है इसके पीछे का मेन रीजन। लोग इसके लिए कई सारे इश्यूज मतलब होते हैं ना, कई सारे लोग मुद्दे इस बात को उठा भी रहे हैं कि आज जंगल काटे जा रहे हैं तो इस वजह से बाढ़ आ रहे हैं, लेकिन लोग अभी भी नहीं सुधर रहे हैं। लेकिन अब सरकारें हैं और लोग जागरूक हो रहे हैं, समझ रहे हैं बातों को। ठीक है, कि जंगल है तो जीवन है, जंगल है तो जीवन है, नहीं तो धीरे धीरे जीवन भी दुर्लभ हो जाएगा। जैसे हमारे लिए वाटर मस्ट है, ऑक्सीजन मस्ट है, तो ऑक्सीजन आता है कहाँ से भाई, जंगल से आता है। मेन सप्लाई तो सप्लायर कौन सा है, जंगल ही है। अब वो जंगल खत्म ही तो है। सप्लायर खत्म, हमारे लिए जो मस्ट है ना, तो वो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब इन्होंने कहा सर ऑन द अदर हैंड इफ ट्रीज आर नॉट प्रेजेंट, रेन हिट द ग्राउंड डायरेक्टली एंड मे फ्लड द एरिया अराउंड इट, हैवी रेन मे आल्सो डैमेज द सॉइल। बेटा जी ज्यादा तेज बारिश होगी तो एक चीज और भी होगी, मृदा कटेगी, यानी मिट्टी कटेगी। तेज बारिश होगी एक स्थान पे तो मिट्टी क्या होगा, कट कर बहने लगेगी, ऊपरी सतह की जो मिट्टी होगी। Roots of trees normally bind the soil together, but in their absence the soil is washed away or eroded. Means पेड़ जो होते हैं उनकी जड़ें क्या करती हैं, मिट्टी को बाइंड करके रखती हैं, यानी कि पकड़ के रखती हैं, कस के, है ना, उनकी जड़ें बांधे रहती हैं। अगर पेड़ नहीं होते, अनुपस्थिति होती है, तो क्या होता भाई, क्या होता, पेड़ की अनुपस्थिति में जो मतलब बारिश की बूंदें मिट्टी को बहा ले जाती, और इसी को इरोडेड मतलब अपर्दित हो जाती, हट जाती, मिट्टी की ऊपरी सतह हटना ही इरोजन कहलाता है। ठीक है, मृदा अपरदन। बात आती है सर, द चिल्ड्रेन स्पेंड एन आवर एट तिबूज विलेज ऑन देयर वे बैक। इन्होंने कहा स्पेंड एन आवर एंड तिबूज विलेज ऑन देयर वे बैक, यानी जब गांव अपने घर की तरफ बच्चे लौट रहे थे तो तीबू का गांव रास्ते में पड़ा, वहां लगभग बच्चों ने 1 घंटे वहां पे भी गुजारे। उनके गांव में भी द वेदर ऑफ द विलेज वाज क्वाइट प्लीजेंट। गांव का मौसम कैसा था, बहुत सुहाना था, अच्छा था मौसम। क्यों, क्योंकि वो जंगल के बिल्कुल पास का गांव का था, मतलब जंगल के पास का गांव था, इसलिए वहां का मौसम बहुत ही सुहाना था। Villagers told them that due to the surroundings forest, they receive good rainfall. बेटा जी वो चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ गांव था, इस कारण यहाँ पे अच्छी खासी बारिश होती है। The air also remained cool, और यहाँ के जो हवाएं हैं वो बहुत ही शीतल होती हैं, यानी कि मंद हवाएं चलती हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं। Noise pollution too is less because the forest absorb the noise of the nearby highway. अच्छा, आपको ये पता है ना रफ सरफेस होता है वो क्या करता है, रफ सरफेस करता है आपका जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं, रफ सरफेस क्या करता है उनको ऑब्जर्व कर लेता है। ज्यादा से ज्यादा अगर खुरदुरी सतह होगी, उबड़ खाबड़ सतह होगी, ठीक है, तो उन साउंड वेव्स को ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्व कर लेता है। और जंगल का स्ट्रक्चर तो आपने जाना था, कहीं ऊंचा कहीं खाला, कहीं पेड़ पौधों की आकृति कैसे होती है ना, तो ये ज्यादा से Yes, ज्यादा sir. क्या करते हैं, हाईवे से आ रही जो नॉइज होती है गाड़ियों की या तमाम जो गांव के बाहर हाईवे होगा जंगल के बाहर, ठीक है, उससे आ रही ध्वनि को ये ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो गांव में बिल्कुल भी किसी प्रकार का शोरगुल या किसी प्रकार की डिस्टर्बिंग नॉइज, सॉरी वॉइस और साउंड नहीं इंटर कर पाती। यही है नॉइज ऑफ द नियरबाई हाईवेज से, ठीक है, वही बात कर रहे हैं। द चिल्ड्रन लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द विलेज।
It surprised them that the villages and the agricultural fields of that area were created after clearing the forest about 60 years ago. देखिए बच्चों को बताया गया, क्या बताया गया, लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द विलेज, यानी जानने लगे गांव की इतिहास के, गांव की क्या कैसे गांव बसा, यहाँ पे लोग कैसे आए, पहले जंगल था ना, अंदर जंगल में लोग कैसे रहने लगे, इस चीज के बारे में बच्चे भी जानने लगे। अब कैसे जानने वाले क्या थे? It surprised them that the villages and the agricultural fields that were created, yes beta, that were created after clearing the forest about 60 years ago। यानी इस चीज को जानकर आश्चर्य में पड़ गए बच्चे, चौंक गए कि अभी 60 साल पहले ही जंगल को काटकर ये गांव बसाया गया था। अभी ज्यादा दिन की बात नहीं है, केवल 60 साल पहले लोग यहाँ आए थे और धीरे धीरे जंगल को काटकर इस गांव को बसाया गया था। Tibu's grandfather told them that when he was young, the village was not as large as it was now। जो टीबू के दादाजी थे उन्होंने बताया, बेटा जी जब मैं यहाँ पे आया था, यानी मैं यंग था उस समय, जब आया था या मैं यंग था, ठीक है, वो अपने जमाने की बात कर रहे हैं, जब मैं वयस्क था तो ये गांव उतना बड़ा नहीं था जितना आज है। क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, इस कारण ये गांव भी धीरे धीरे जंगल को काटकर बड़ा किया जा रहा है। लोग बढ़ेंगे तो आवश्यकताएं बढ़ेंगी, फॉर फूड एंड शेल्टर, भोजन और शरण दोनों के लिए आवश्यकता बढ़ेगी, तो उसके लिए जमीन का ही यूज करेंगे। जमीन कहाँ से मिलेगी? जंगल को धीरे धीरे काटेंगे। ठीक है, यस सर। अब बात आती है सर जी, सॉरी, इन्होंने इट वॉज ऑल्सो सराउंडेड, सॉरी कहाँ थे हम लोग, यही थे ना, इट वॉज ऑल्सो सराउंडेड बाई फॉरेस्ट, इट वॉज, यस, it was surrounded by forest. Construction of road, buildings, industrial development and increasing demand of food created pressure on the forest and it started vanishing। देखिए जो गांव था, इन्होंने कहा ये भी उस समय पूरी तरह से जंगल से घिरा हुआ था, कहीं किसी प्रकार का रास्ता नहीं था, कुछ प्रकार की सुविधाएं नहीं थी यहाँ पे, लेकिन जंगल से चारों तरफ से घिरा था। लेकिन अब क्या हो गया? कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड बना दिए गए गांव के चारों तरफ, मतलब चारों तरफ नहीं, गांव के आने जाने के लिए रोड बनाए गए होंगे। इंक्रीजिंग डिमांड, बिल्डिंग्स बनाएगी, लोग घर बनाकर रहने लगे वहां पे, तो जंगल को काटा गया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और तमाम सारे कारखाने, उद्योग व्यापार यहाँ पे लगाए गए। एंड इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ वुड क्रिएटेड प्रेशर ऑन द फॉरेस्ट एंड इट स्टार्टेड वैनिशिंग। लोग बढ़े, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी, लकड़ी की आवश्यकता, तमाम प्रकार की आवश्यकता, इस कारण जंगल को धीरे धीरे, जंगल पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता गया। यस बेटा, वॉइस क्लियर हो रही है? अरे यार कॉल मत करो भैया, एक सेकेंड। जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे इसमें हमने बताया कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ फूड क्रिएटेड प्रेशर ऑन द फॉरेस्ट एंड इट स्टार्टेड वैनिशिंग, यानी धीरे धीरे ये खत्म होने लगा। ठीक है, अब he was not happy that the forest adjoining their village is not regenerating and is on the verge of disappearing due to overgrazing of animals and indiscriminate, yes, felling of trees। देखिए क्या बता रहे हैं, he was not happy, कौन खुश नहीं थे इस बात को लेकर? जो तीबू के दादाजी थे वो इस बात को लेकर बिल्कुल खुश नहीं थे। दैट कहाँ थे हम लोग? दैट द फॉरेस्ट एडजॉइनिंग देयर विलेज इज नॉट रीजनरेटिंग, यानी कि आज जंगल धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। जो जंगल है उनका गांव
ही ले लीजिए, वो अपने गांव को लेकर के, हमारा गांव बसा, गांव धीरे धीरे बढ़ रहा है तो उसकी वजह से जंगल कम होते जा रहे हैं, इस चीज को लेकर भी वो मतलब खुश नहीं है। एंड इज ऑन वर्ज ऑफ डिसअपेयरिंग ड्यू टू ओवरग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स एंड इनडिस्क्रिमिनेट फेलिंग ऑफ ट्रीज। यानी कहने का मतलब अत्यधिक पेड़ों की कटाई, ओवरग्रेजिंग से भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है जंगल को, पता है ना। ओवरग्रेजिंग सोचते होंगे आप लोग, सोचते होंगे सर ये कैसे, ओवरग्रेजिंग से कहाँ खत्म हो रहा है जंगल। भाई जो नन्हे पौधे हैं जो कल को बड़े पेड़ बन सकते थे, ठीक है, हाउस कर बात कर लो, श्रब्स की बात कर लो, वो कल को बड़े पेड़ का रूप ले सकते थे, ठीक है, या कोई भी सैपलिंग्स होता है, उनको जो ये तमाम सारे जो जंतु होते हैं चरने वाले, ठीक है, खाकर खत्म कर देते हैं। तो फिर कहाँ से धीरे धीरे ऐसे ही करके वो जंगल को सफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ओवरग्रेजिंग भी एक यस बहुत सर। बड़ा फैक्टर होता है, ठीक है। इसके अलावा जंगलों की अत्यधिक कटाई ये भी कारण है। प्रोफेसर अहमद said that if we did things wisely we could preserve forest and environment as well as have development। देखिए प्रोफेसर अहमद पढ़े लिखे थे, इस बात को उन्होंने बच्चों को बताया और सबको समझाया कि अगर हमें बुद्धिमानी से काम लें तो हमें ये चीज समझना चाहिए कि हमें जंगल को संरक्षित करना होगा। जंगल संरक्षित रहेगा तो हमारा कल संरक्षित रहेगा, मतलब कल सुरक्षित रहेगा, ठीक है। और इन्वायरमेंट एज वेल एज भी हैव डेवलपमेंट, यानी जैसा हम विकास कर रहे हैं उसके साथ साथ हमें इन सब चीजों का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि जंगल ना नष्ट हो, एनवायरमेंट हमारा डिस्टर्ब ना हो पूरी तरह से, ठीक है। हमें विकास के साथ साथ इन सब चीजों को ध्यान रखना होगा वाइजली, क्योंकि अगर हम डेवलपमेंट के पीछे केवल जा रहे हैं, केवल आज आधुनिकता के पीछे भागे जा रहे हैं, तो कल हमारा बहुत ज्यादा दिक्कत में आ जाएगा। आज भी लोग फेस कर रहे हैं, आज विभिन्न प्रकार की बीमारियां और विभिन्न प्रकार के लोग डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं, मतलब तमाम तरीके से उतना अच्छा उनका हेल्थ लाइन जो है वो नहीं जा रहा है। तो इसके पीछे का मेन रीजन यही है, डिस्टर्ब हो रहा है हमारा एनवायरमेंट, है ना। बहुत सारे जीव जंतु विलुप्त होते यस जा सर। रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट होते जा रहे हैं, मतलब कहने का मतलब इसके पीछे का रीजन यही है, कटिंग ऑफ ट्रीज, डिफोरेस्टेशन। Children prepared a few pictures to show the consequences of such an event. At the end of the visit, Professor Ahmed asked children, yes बेटा, at the end of, कहाँ था ना यहाँ पे, Professor Ahmed asked children to sum up the importance of forest. बच्चों ने से प्रोफेसर अहमद ने पूछा कि अब आप बताइए, सारी चीजें देख बता दिया गया, उन्होंने डायरेक्ट फेस किया, जंगल को घुमा, फील किया, डायरेक्ट देखा, है ना। अब प्रत्यक्ष रूप से देखने के बाद तब बच्चों से प्रोफेसर अहमद ने पूछा अब बताइए जंगल की क्या महत्व है। द चिल्ड्रन रोट फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विथ ऑक्सीजन। सही है, बच्चों ने लिखा जो जंगल है वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, नीचे ऑक्सीजन हमें मिलती है। फॉरेस्ट प्रोवाइड, दे प्रोटेक्ट सॉइल एंड प्रोवाइड हैबिटेट टू अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स। ये मिट्टी को बचाते हैं, मिट्टी को बचाने का मतलब उसको बांध कर रखते हैं, बाइंड करते हैं, ताकि जिससे हमारी जो मृदा है वो इरोड नहीं होती, अपरदित नहीं होती। इसके अलावा बहुत अधिक संख्या में जीव जंतुओं के लिए एक निवास का कार्य करते हैं, यानी निवास स्थान के रूप में उनको शरण देते हैं। Forest help in bringing good rainfall in neighboring areas. They are a source of medicinal plants, timber and many other useful products. We must preserve our forest. और बहुत सारी चीजें मिलती हैं हमारे लिए, बहुत हमारे लिए क्या लाती है, इन्हीं की वजह से अच्छी खासी बारिश होती है। दे आर सोर्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, यानी बहुत सारे औषधि युक्त पौधों के ये स्रोत होते हैं। टिम्बर, मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट। वी मस्ट प्रिजर्व आवर फॉरेस्ट। हमें जंगल को, अपने जंगल को संरक्षित करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, ठीक है। जंगल सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। What would happen if forest disappear? क्या होगा यदि जंगल पूरी तरह से खत्म हो जाए? क्या होगा भाई? हमारा कल खतरे में पड़ जाएगा। अगर जंगल खत्म हो जाएंगे तो हमारा कल मतलब इम्पॉसिबल हो जाएगा, ये पक्का। कल नहीं होगा हमारा, मतलब हमारा कल मतलब हमारी न्यू जनरेशन, हमारे लिए दिक्कत होने लगेगी। न्यू जनरेशन की बात जाने ही दो, अपकमिंग अभी हमारे लिए ही बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होंगे और लाइफ डिफिकल्ट हो जाएगा टू सर्वाइव।
मतलब इम्पॉसिबल होगा, ये तो मैं कहीं नहीं, बाकी डिफिकल्ट होगा, इम्पॉसिबल। कई सारे पॉइंट दिए गए हैं। इफ फॉरेस्ट डिसअपियर द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर विल इंक्रीज रिजल्टिंग द इंक्रीज ऑफ अर्थ टेम्परेचर। बेटा जी आप जानते हो ग्लोबल वार्मिंग आपने पढ़ा होगा, ठीक है, वो किस कारण होता है? ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग मतलब हमारे अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, पृथ्वी का तापमान, इसी को ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है। और ये क्यों होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर हमारे एटमॉस्फेयर में होती है, जब अर्थ रे सॉरी सन रेज हमारे अर्थ पर फॉल्स करते हैं यानी गिरते हैं, तो पहले क्या होता है, ये गिरने के बाद रिफ्लेक्ट होकर वापस पुनः चले जाते थे, ठीक है। लेकिन अब जो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर है वो क्या करती है, इसको अगेन कम बैक करती है, बाउंस बैक करती है ऑनटू द अर्थ, यानी पृथ्वी पर दोबारा फेंक देती है, पीछे की तरफ उसको मोड़ देती है, जिससे जो जा रही किरणें हैं वापस आ जाती हैं, और इस तरह से हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा है। इस चीज को लेकर बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इस चीज को लेकर हम कार्बन डाइऑक्साइड का कम से कम मतलब रिलीजेशन करें, मतलब यहाँ से कम उत्सर्जन हो, इस चीज को लेकर कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपस में चर्चा कर रहे हैं और कई सारे प्लान बनाए गए हैं। तो लोग डिस्टर्ब हैं इस बात को लेकर, ठीक है, समझ रहे हैं कि आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है। In the absence of trees and plant, the animals will not get which is हमने बताया वही। In the absence of trees and plant, the animals will not get food and shelter। भाई पेड़ नहीं होंगे तो उसमें रह रहे जो जीव जंतु होंगे उनको ना भोजन मिलेगा ना शेल्टर मिलेगा, तो उनको नहीं मिलेगा तो हमें कहाँ से मिलेगा?